नमस्ते। हम लोगों ने देखा था कि तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही कमजोर शासक साबित हुआ था। वो तो बहुत ही पढ़े लिखा था, लेकिन उसके द्वारा जो भी नीतियां लाई गई थी वो लगभग फ्लॉप साबित हुआ था। और इसी क्रम में जब भी दिल्ली सल्तनत भारत में कमजोर पड़ता था तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो भी प्रदेश या प्रांत थे वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जब कमजोर साबित हुआ था तो दक्षिण के साइड में फिर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो हम लोगों ने दक्षिण का देख लिया। इस वीडियो में हम लोग उत्तर के साइड में कौन कौन से राज्य है जो कि खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे उनके बारे में जानने वाले हैं। इसके बारे में वीडियोस बहुत ही कम यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमें जानकारी रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे इसके फैक्ट्स कुछ काम आएंगे, इसके लिए इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जौनपुर शहर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जौनपुर शहर जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना कराया गया था अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां भी कहा जाता था, उसी के याद में करवाया गया था जौनपुर शहर की स्थापना। यहाँ पे सरकी राजवंश के मलिक सरवर, आप लोगों ने देखा है कि जब तुगलक वंश के आखिरी शासक रहते हैं तो उसी के समय में एक मलिक सरवर करके जो कि हिजरा रहते हैं और इतिहास का पहला हिजरा शासक जिसे कहा जा सकता है, वो थर्ड जेंडर वाले वो शासक बनते हैं। तो वही सरकी राजवंश के मलिक सरवर, जिसे ख्वाजा जहां की उपाधि से जौनपुर का शासक बनते हैं, वो मलिक उस सर्क यानी जौनपुर का सुल्तान की उपाधि इसको सुल्तान मोहम्मद के द्वारा दिया गया था। किसको? मलिक सरवर को क्या उपाधि दिया गया था? मलिक उस सर्क यानी उत्तर का राजा, इसका अर्थ होता है। इसमें कुछ अन्य शासक भी हुए हैं, जिसमें मुबारक शाह 1399 से 1402 तक यहां से शासक किए, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया है। उसके बाद आता है शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, जो कि 1402 से 1436 तक इन्होंने जौनपुर पे शासन किया। तो इसके द्वारा जो कुछ कार्य है उसको देख लेते हैं। विजय चंद के द्वारा अटला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उसको इब्राहिम शाह के द्वारा तोड़वा करके वहां पे अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया गया 1408 में। इस फैक्ट को याद रखेंगे, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? इब्राहिम शाह के द्वारा। इसे भारत का सिराज भी कहा जाता था, क्योंकि इसके समय में साहित्य स्थापत्य कला का बहुत अधिक विकास हुआ था और इसने झंझरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो हम लोगों ने देखा कि अटाला देवी का मस्जिद, झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह, और साथ में इसको भारत का सिराज कहा जाता था क्योंकि इसके समय में साहित्य और स्थापत्य कला का काफी सुंदर विकास हुआ था। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, जो कि लाल दरवाजा का निर्माण करवाए थे। इन्होंने 1436 से लेकर के 1451 तक जौनपुर का शासक बने रहे। मोहम्मद शाह के बाद हुसैन शाह आते हैं। देखिए, ये क्रम में नहीं है, इसको सिर्फ जो भी इंपोर्टेंट से राजा हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हुसैन शाह 1458 से 1500 तक शासक बने रहते हैं। ये जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में करवाता है। देखिए, हर एक शहर में जामा मस्जिद अलग अलग है, तो जौनपुर का जामा मस्जिद पूछे तो हुसैन शाह याद रखेंगे। इसी समय में पीर बोधनी नामक संगीतकार इन्हीं के शासनकाल में रहा करते थे। बहलोल लोदी जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कौन मिलाया था? बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में मिलाया था और जौनपुर तकरीबन 75 वर्ष तक शासन किया। तो इसके बारे में फटाक से देख लेते हैं कि इतिहास का पहला जो कि थर्ड जेंडर वाला शासक किस वंश का राजा था? तो सरकी राजवंश का था, जो कि जौनपुर के अंतर्गत पड़ता है, मलिक सरवर। उसी का अधीन मुबारक शाह आता है, इब्राहिम शाह जो कि अटाला देवी का मंदिर का निर्माण करता है, जिसे भारत का सिराज भी कहा जाता है जौनपुर का। और इसके समय में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास होता है। मोहम्मद शाह लाल दरवाजा का निर्माण करवाता है और हुसैन शाह जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। और इसी के समय में पीर बोधनी संगीतकार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार रहते हैं, वो रहते हैं और बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। अब आते हैं
बंगाल की तरफ। हम सभी जानते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ढाबा दिया गया था। तो इसी क्रम में जब वो बंगाल पे आक्रमण करता है तो इसी क्रम में होता है। तो इसको समझते हैं। बंगाल को जीतने वाला पहला शासक पूछे तो आप याद रखेंगे बख्तियार खिलजी है। और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 प्रांतों में यानी 3 क्षेत्रों में बांट दिया था, जिसे लखनौती, सोनार और सतगांव कहा जाता है। हाजी इलियास 1345 में शमसुद्दीन इलियास के नाम से बंगाल का शासक बनता है और बंगाल को स्वतंत्र करता है। बंगाल सुल्तान सिकंदर पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? सुल्तान सिकंदर, याद रखेंगे। गयासुद्दीन आजम शाह, जिसे न्याय प्रियता भी कहा जाता था अपने शासन के कारण। अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो कि राजधानी पंडुआ था ना, सुल्तान सिकंदर यहाँ पे राजधानी पंडुआ स्थापित किया था, लेकिन वो पंडुआ से राजधानी को पुनः गौर स्थापित कर दिया। कौन? अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसके समय में महाप्रभु चैतन्य इन्हीं के समकालीन थे। और ये कौन? अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो कि बंगाल के हैं, सत्य पीर आंदोलन को चलाया था। श्री कृष्ण विजय की रचना गुणराज के द्वारा अलाउद्दीन हुसैन शाह के कार्यकाल में ही किया जाता है और इसके पुत्र सत्य खारज की उपाधि से अगला शासक बंगाल का बनता है। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में बरसोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में, कहा? गौर में, जो कि राजधानी था, वहां पे बरसोना एवं कदम रसूल का मस्जिद का निर्माण करवाया। अब हम लोग देखते हैं मालवा के बारे में। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मालवा के क्षेत्र को जीत लिया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी राजधानी को धारा बनाया था। 1401 में दिलावर ने मालवा को स्वतंत्र करके यहाँ का शासक बनता है और 1405 में अलग खां, जो कि दिलावर के पुत्र रहता है, वो हुसंग शाह के नाम से मालवा का शासक बनता है और अपनी राजधानी धारा से मंडू स्थानांतरित कर लेता है। मंडू के किले, हिंडाल भवन, दरवाजा, जिसे हिंडाल भवन या दरवाजा भी कहा जाता है, दिल्ली दरवाजा का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? अल्प खां, जिसे हुसंग शाह भी कहा जाता है। 1407 में मुजफ्फर शाह, जो कि गुजरात के शासक रहते हैं, वो आक्रमण करते हैं हुसंग शाह पे और गुजरात के शासक ने महमूद द्वितीय को परास्त किया। महमूद द्वितीय को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? मालवा के शासक महमूद द्वितीय को परास्त किया था और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में जहाज महल, ताज बहादुर और रूपवती महल का निर्माण करवाया था। 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक बघेल वंश के थे राजकर्ण, उनको पराजित करके दिल्ली सल्तनत में गुजरात को मिला लिया जाता था। ये हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के दौरान भी पढ़ा था। तो वहीं पे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। लेकिन 1391 में उसी के सूबेदार जफर खां मुजफ्फर शाह, जिसे उपाधि के साथ में ये गुजरात का नया शासक बनता है, गुजरात को स्वतंत्र कर लेता है। तो गुजरात को स्वतंत्र किसने कराया? जफर खां, जिसे मुजफ्फरबाद भी कहा जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी के ही सूबेदार थे और इसे वास्तविक शासक गुजरात का कहा जाता है क्योंकि इसने स्वतंत्र करवाया। 1407 में हम लोगों ने देखा था ना कि मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया था और इसी क्रम में इसने एक किला का निर्माण करवाया था। तो मोहम्मद शाह बेगरा, जो कि अगले शासक 1498 से 1511 तक रहते हैं, मुजफ्फरबाद नगर का स्थापना और मोहम्मदाबाद का स्थापना महमूद शाह बेगरा के द्वारा करवाया जाता है। सिकंदर लोदी के दोस्त ये थे मोहम्मद शाह बेगरा और इसने बरसोना में 20 पुरुष कहा। बरसोना ने इसे क्या कहा? 20 पुरुष कहा। किसे? गुजरात के शासक महमूद शाह बेगरा को। बर्थोमा के अनुसार मूछ, जो मोहम्मद शाह बेगरा के मूछ इतना बड़ा था कि वो अपने मूछ को चोटी में यानी पीछे चोटी में बांध करके रखा करता था। कौन? मोहम्मद शाह बेगरा। ये किसने कहा है? बर्थोमा ने कहा है। मलिक गोपी, जो कि इसी के शासक बनते हैं, उदयराज बेगरा का दरबारी कवि मोहम्मद चरित्र की रचना किया था। मोहम्मद चरित्र का रचना किसने किया था? उदयराज बेगरा के दरबारी कवि थे। अगले शासक बहादुर शाह होते हैं, जो कि 1526 से लेकर 1537 तक गुजरात के शासक रहे। हुमायूं के हार के बाद द्वीप को
पुर्तगाल को सौंप दिया था। किसने सौंपा था, याद रखेंगे, ये सवाल पूछा गया है। बहादुर शाह ने ही हुमायूं के हार के बाद द्वीप, जो दमन द्वीप का हिस्सा द्वीप है, उसे पुर्तगालियों को सौंप दिया था। और आगे हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि कैसे पुर्तगालियों से भारत ने इस क्षेत्र को जीता। भारतीय संगीत के प्रेमी थे कौन, बहादुर शाह। उसके बाद देखते हैं कि संगीत मंजू के संरक्षित, संगीतज्ञ मंजू को संरक्षित प्रदान किया था बहादुर शाह ने। नेक्स्ट आते हैं मेवाड़, जो कि राजस्थान में क्षेत्र लगता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को जीता था। ये हम लोग दिल्ली सल्तनत का जब तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां भी हम लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राजा रतन सिंह मेवाड़ के राजा रतन सिंह को हरा करके, जो कि गहलोत के राजवंश थे, उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और इसी दौरान पद्मावत जिसे कहा जाता था, उन्होंने अपसती कर लिया था खुद को। और यहाँ का जो शासक था किसका, गहलोत का शाखा एक था सिसोदिया वंश, उसी के शासक हम्मी देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को हरा करके पुनः मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया। राजा कुंभा 1448 में विजय स्तंभ की स्थापना करवाया था गुजरात के उपलक्ष्य में। राजा कुंभा के साथ भी मोहम्मद शाह का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा कुंभा ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ की स्थापना करवाया था 1448 में। कौन करवाए थे, राजा कुंभा। 1527 में राणा सांगा और बाबर के साथ युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें राणा प्रताप जीत जाते हैं और राजधानी चित्तौड़ रहता है मेवाड़ का। आगे चल के जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल सल्तनत में मिला लेता है। अब हम लोग खानदेश के बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार थे मलिक सहगद। राजा फराखी ने नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में 1382 ईस्वी में राजधानी खानदेश का बुरहान स्थापित किया और खानदेश को स्वतंत्र घोषित करवा लिया। 1601 में मुगल में अकबर के द्वारा खानदेश को मिला लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कश्मीर। कश्मीर के शासक जो कि सुहादेव थे, जो कि हिंदू राजा थे। बाद में चल करके 1339 से 40 में शाह मीर, जो कि प्रथम मुस्लिम शासक कश्मीर का बनता है, वो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठता है और इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट, जो कि श्रीनगर है, उसको बनाया। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से स्थानांतरित करके अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर स्थानांतरित कर लिया। सुल्तान सिकंदर को बुत सीकन भी कहा जाता है, यानी मूर्ति भंजक, क्योंकि ये बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, इसलिए सुल्तान सिकंदर को बुत सीकन भी कहा जाता था। और उल आबादीन कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैन उल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने जजिया कर गोवध बंद करवाया, सती प्रथा पे रोक लगवाया और इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि महाभारत एवं राजतरंगिणी का जो फारसी में अनुवाद जैन उल आबद्दीन को कहा गया, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आई होगी। उत्तर के बारे में, उत्तर में जो भी प्रमुख राज्य हैं जो कि स्वतंत्र हुए थे, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगर कहता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा और प्यारा सा कमेंट करिए जो कि हमें मोटिवेट करे, और साथ में वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।